नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और सुबह की पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय मंदिरों में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच आस्था का अनुभव साझा किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने गौ सेवा कार्यों का निरीक्षण किया और स्थानीय पशुपालन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर बच्चों को चॉकलेट बांटकर मुख्यमंत्री ने उनकी खुशियों में भागीदारी बनी। वहीं मंदिर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर का दौरा किया और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने खिचड़ी मेले की तैयारी का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का आज दूसरा दिन है और इसके साथ ही उनके दौरे का ये आज दूसरा दिन है, जहां उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को चॉकलेट बांटी और पूजा अर्चना भी करी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहाँ सुबह पूजा अर्चना से दिन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय मंदिरों में उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच आस्था का अनुभव साझा किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने गौ सेवा कार्यों का निरीक्षण किया और स्थानीय पशुपालन गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर बच्चों को चॉकलेट बांटकर मुख्यमंत्री ने उनकी खुशियों में भागीदार बने हैं। मंदिर भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर परिसर का दौरा किया और संचालन संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने खिचड़ी मेले की तैयारी का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और गोरखपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह पूजा अर्चना की, गौ सेवा और बच्चों से मुलाकात कर उनको चॉकलेट बांटी और मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। खिचड़ी मेले तैयारी को लेकर भी उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कलाकार और अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव जैसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने और पर्यटन को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार शहर के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। और गोरखपुर से ही खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि चंपादेवी पार्क पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने यहां बता दें कि उत्साह और लोक संस्कृति को मिला सम्मान। गोरखपुर महोत्सव में यहां रौनक देखने को मिली है। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा और जोर दिया गया। इसके साथ ही बता दें कि यहाँ लोगों ने सीएम योगी का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंपादेवी पार्क में आयोजित गोरखपुर महोत्सव में सहभागिता की। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने उनका स्वागत किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, कलाकार और अतिथि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का अवलोकन किया और कलाकारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गोरखपुर महोत्सव जैसे आयोजन प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लोक कला और परंपराओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे कार्यक्रम स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देने के साथ साथ पर्यटक को भी प्रोत्साहित करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार शहर के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।
और लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। कप सिरप मामले में बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है और शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ ये जारी किया गया है। एसआईटी के अनुरोध पर इंटरपोल से नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही विदेश यात्रा करना नहीं होगा आसान। दुबई में मौजूद आरोपियों की बता दें कि प्रक्रिया शुरू है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय तेज किया गया है। जल्द भारत लाकर पूछताछ की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कप सिरप मामले में बता दें कि नोटिस जारी है और शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ ये नोटिस जारी किया गया है। एसआईटी के अनुरोध पर इंटरपोल ने ये नोटिस जारी किया। विदेश यात्रा करना नहीं होगा आसान। दुबई में मौजूद आरोपियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी समन्वय तेज किया जा रहा है और इसके साथ ही जल्द ही भारत लाकर पूछताछ की तैयारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी के अनुरोध इंटरपोल से नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि जल्द ही भारत लाकर पूछताछ की जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कोडीन कप सिरप मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही बता दें कि नोटिस जारी किया गया है। शुभम जायसवाल और आकाश पाठक के खिलाफ ये जारी की गई है। इसके साथ ही विदेश यात्रा करना आसान नहीं होगा। दुबई में मौजूद आरोपियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसके साथ ही जल्द भारत लाकर पूछताछ की तैयारी है। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी के रुख पर बड़ा बयान दिया। तनुज पुनिया ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही साफ कर चुके थे कि जब तक राम मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक वे दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी अधूरे मंदिर में पूजा अर्चना करना उचित नहीं होता। यही राहुल गांधी की सोच रही है। कांग्रेस सांसद के मुताबिक अब मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है और झंडा भी स्थापित कर दिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी जल्द ही राम मंदिर जाएंगे और तनुज पुनिया ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट और सिद्धांतों पर आधारित निर्णय है। जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है। संभल शाही मस्जिद विवाद में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुज चौधरी और अनुज तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। विवाद के दौरान ठेले वाले आलम पर गोलियां चलाई गईं और जिसमें उसे 3 गोलियां लगी हैं। घायल पीड़ित ने इलाज छुपकर मेरठ में कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब सीजेएम कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। और संभल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मस्जिद विवाद में अनुज चौधरी पर एफआईआर, ठेले वाले आलम पर 3 गोलियां लगी और इसके साथ ही उसने छुपकर मेरठ में इलाज करवाया। इसके साथ ही पुलिस ने नहीं की मामले में एफआईआर दर्ज, 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। और संभल से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही बता दें कि संभल शाही मस्जिद विवाद में बता दें कि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुज चौधरी और अनुज तोमर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। विवाद के दौरान ठेले वाले आलम पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें उसे 3 गोलियां लगी और वहीं वो घायल बता दें कि पीड़ित ने इलाज छुपकर मेरठ में कराया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब सीजेएम कोर्ट ने 12 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 7 दिन में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया है। माघ मेले के अंतर्गत एकादशी के पावन अवसर पर प्रयागराज के संगम घाट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। तड़के सुबह से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालु का आगमन शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। भक्तों ने मंत्रों और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है।
संगम क्षेत्र पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के माहौल में डूबा हुआ नजर आया। संत महात्माओं और कल्पवासियों की उपस्थिति में माघ मेला और भी अधिक आध्यात्मिक रंग में रंग गया है। एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ साथ दान पुण्य, पूजा पाठ और कल्पवास के नियमों का पालन किया है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयं सेवकों की तैनाती की गई है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसके साथ ही घाटों की साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और प्रकाश व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया। और एकादशी पर बता दें कि श्रद्धालुओं का हुजूम संगम पर देखने को मिल रहा है और घाटों पर आस्था की भीड़ यहां श्रद्धालुओं की देखने को मिली है। पावन एकादशी पर यहां स्नान हुआ है। मकर संक्रांति पर भक्ति का उत्साह, संगम में श्रद्धा का सैलाब। संगम घाट धार्मिक रंग से रंगा हुआ नजर आया है। श्रद्धालुओं से भरा प्रयागराज संगम। और संगम घाट पर आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है। माघ मेले के अंतर्गत एकादशी के पावन अवसर पर प्रयागराज के संगम घाट पर आस्था का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। तड़के सुबह से ही गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया, जो दिन भर जारी रहा। भक्तों ने मंत्रों के और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ संगम में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया है। संगम क्षेत्र पूरी तरह श्रद्धा और भक्ति के माहौल में डूबा रहा। संत महात्माओं और कल्पवासियों की उपस्थिति से माघ मेला अधिक आध्यात्मिक रंग में रंग गया। एकादशी के मौके पर श्रद्धालुओं ने स्नान के साथ साथ दान पुण्य, पूजा पाठ और कल्पवास के नियमों का पालन किया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के व्यापक इंतजाम किए। संगम क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया। इसके साथ ही घाटों की साफ सफाई, पेयजल, चिकित्सा और इसके साथ ही प्रकाश व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। मकर संक्रांति का स्नान जो 15 तारीख को था, उसका आज भी स्नान हो रहा है। पहले भी परंपरा रही कि 2 दिन में स्नान होता है। रात्रि 12 बजे से स्नान प्रारंभ हो गया। सुबह 6 बजते लगभग 9.5 लाख से अधिक लोगों ने स्नान कर लिया है। और हमारा अनुमान है कि ये कल संख्या 1 से 1.5 करोड़ के बीच भी जा सकती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। लगभग 10,000 के आसपास पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिसमें सिविल पुलिस के लोग हैं, PSC है, RAF है, हमारे जल पुलिस के लोग हैं, NDRF की टीमें हैं, ATS की टीमें हैं। लगातार भ्रमणशील हैं। जल पुलिस लगातार गश्त कर रही है। गोताखोर तैनात हैं ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और सुरक्षित स्नान कराया जा रहा है। अभी आज मकर संक्रांति क्योंकि कल है, 15 जनवरी को है, परंतु पारंपरिक रूप से कुछ लोग आज 14 तारीख को भी स्नान करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्नान अभी हमारे समस्त घाटों पे चल रहा है। हमारे सुरक्षाकर्मी मौके पे मौजूद हैं। सभी सेक्टरों में स्नान हो रहा है। लगभग 3.6 किलोमीटर का घाट जो बना है, उन पे सभी पे स्नान हो रहा है। हमारे ICCC सेंटर से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे PA सिस्टम से लगातार श्रद्धालुओं को गाइड करने की एक्टिविटी हो रही है। हमारे सारे सफाई मित्र मौके पे घाटों पे मौजूद हैं और अपना अपने सफाई कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मैं श्रद्धालुओं से यही अपील करता हूं कि वो अपने कल्पवासियों के साथ और अपने श्रद्धालुओं के साथ अपने आए, अपने परिजनों के साथ आए और गंगा के पावन डुबकी को लगाने का सौभाग्य प्राप्त। अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया। यह बता दें कि अवैध रैकेट अलग अलग होटलों में संचालित किया जा रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड की रहने वाली महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, जो लंबे समय से इस अवैध गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को इस सेक्स रैकेट की सूचना मुखबिर के माध्यम से मिली थी, जिसके आधार पर थाना बन्नादेवी क्षेत्र के सासरौल इलाके में छापेमारी की गई।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से लैपटॉप, अश्लील सीडी, अपमानजनक वीडियो और अन्य अवैध सामान बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क के पीछे किन किन लोगों की भूमिका है, इसकी गहन जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि रैकेट का संचालन कब से और किन किन शहरों में किया जा रहा था। और अलीगढ़ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया गया है। 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। यहाँ अवैध बता दें कि सामान भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही बता दें कि अलीगढ़ पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह अवैध रैकेट अलग अलग होटलों में संचालित किया जा रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली और झारखंड की रहने वाली महिलाएं शामिल थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, जो लंबे समय से इस अवैध गतिविधियों में शामिल थे। पुलिस को इस सेक्स रैकेट की सूचना मुखबिर के माध्यम से मिली थी, जिसके आधार पर थाना बन्ना देवी क्षेत्र के इलाके में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल से लैपटॉप, अश्लील सीडी और आपत्तिजनक वीडियो और अन्य अवैध सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नेटवर्क के पीछे किन किन लोगों की भूमिका है, इसकी गहन जांच की जा रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि रैकेट का संचालन कब से और किन किन शहरों में किया जा रहा था। इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 होटल, चौहान कॉम्प्लेक्स, स्काईवॉक होटल और मैराकी होटल, इन दोनों पर जो है अनुचित काम हो रहा है। इसमें तत्काल रूप से जो थाना बन्ना देवी की फोर्स है और जो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए वहाँ पर मजिस्ट्रेट के साथ और महिला पुलिस के साथ जब वहाँ पे गए तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। और इस संबंध में जो है थाना बन्ना देवी पर 33/26 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो है तकनीकी साक्ष्य भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, जैसे कि सीसीटीवी और जो फ़ोन के माध्यम से जो जानकारी है, और इसमें पूरा जो नेटवर्क है उसका जो है भांडाफोड़ किया गया है। सर, कितने लोग शामिल हैं और कौन कौन है? इस समय वर्तमान में जो मुख्य अभियुक्त है वो एक रविंदर नाम का व्यक्ति है, उसका ही रविंदर और जो एक राहुल नाम का व्यक्ति है, इन्हीं का जो है होटल था चौहान वाला, और एक शुभम शर्मा नाम का व्यक्ति है जिसका होटल था मैराकी। ये लोग होटल के मालिक बताए जा रहे हैं। इस संबंध में भी जांच की जा रही है और जो बाकी लोग हैं वो इन्हीं के साथ जो है इनके सहयोगी थे और जो इनके साथ मिलकर ये काम करते थे, और बाकी जो साथ हैं वो कुछ जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। मुरादाबाद में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अयोध्या में भी शीतलहर का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान करीब 8.1 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। ठंड के चलते सुबह और देर शाम सड़कों पर आवाजाही कम देखी गई है। पीलीभीत में भी घने कोहरे के कारण दृश्यता 10 मीटर से भी कम दर्ज की गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं फर्रुखाबाद जिले में भी कड़ाके की ठंड जारी है। यहां न्यूनतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हल्की धूप से दिन में थोड़ी राहत दी, लेकिन सुबह और शाम की ठंड बरकरार रही। कई इलाकों में हल्की धुंध देखी गई है और लोग आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठंड और पाले के चलते आलू और सरसों की फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अयोध्या की है, दूसरी पीलीभीत की है, तीसरी फर्रुखाबाद की है और चौथी मुरादाबाद की है। और चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेहद ही कोहरे और ठंड का प्रकोप यहाँ पे जारी है और दृश्यता बेहद ही कम हो गई है। रात के समय बता दें कि लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही वाहन चालकों को बेहद ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना हो रहा है। फसलों को भी नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। और इसके साथ ही इन सभी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं
कि घने कोहरे की स्थिति बेहद ही गंभीर बनी हुई है और इसके साथ ही लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप जारी है और लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और ठंड के चलते स्कूलों में बता दें कि छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही बता दें कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। योगी सरकार ने एक बार फिर से सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा और सख्त फैसला लिया। प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री से जुड़ा हर बड़ा लेन देन अब पूरी तरह से डिजिटल होगा। 20,000 से ज्यादा की रजिस्ट्री फीस अब नगद नहीं, सिर्फ ऑनलाइन। भ्रष्टाचार पर लगाम, बिचौलियों पर वार और आम आदमी को राहत। यह फैसला क्यों है में और इससे फायदा किसे होगा और इससे बता दें कि पारदर्शिता कैसे बढ़ेगी, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डिजिटल रजिस्ट्री पारदर्शी व्यवस्था, योगी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में जमीन, मकान और संपत्ति की रजिस्ट्री सालों से भ्रष्टाचार, नगद लेन देन और दलालों की शिकायतों से जुड़ी रही हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों में नगद भुगतान को लेकर गड़बड़ियों की शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंचती रहीं। इन्हीं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए योगी सरकार ने बड़ा और निर्णायक कदम उठाया। क्या कहता है नया आदेश? शासन द्वारा जारी नए आदेश के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक की रजिस्ट्री फीस किसी भी हालत में नगद स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर फीस 20,000 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा है तो भुगतान सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। नेट बैंकिंग, यूपीआई या सरकार द्वारा मान्य अन्य डिजिटल पेमेंट सिस्टम यह आदेश 12 जनवरी 2026 से प्रदेश के सभी 75 जिलों में पूरी तरह लागू कर दिया गया है। पहले क्या थी समस्याएं? रजिस्ट्री के दौरान भारी रकम नगद में दी जाती थी। यही नगद लेन देन भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ बनता था। कई मामलों में रसीदों में गड़बड़ी, अतिरिक्त वसूली और दलालों की भूमिका सामने आती रही। सरकार का मानना है कि नगद लेन देन खत्म होते ही भ्रष्टाचार की संभावना भी खत्म हो जाएगी। डिजिटल भुगतान से क्या बदलेगा? ऑनलाइन भुगतान से सबसे बड़ा फायदा होगा तत्काल भुगतान की पुष्टि। अब ना लाइन में लगने की जरूरत, ना कैश गिनने का झंझट और ना ही रसीद के लिए इंतजार करना। हर भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा जो भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में सबूत के तौर पर काम आएगा। सरकार का दावा है कि डिजिटल रिकॉर्डिंग के चलते वित्तीय गड़बड़ी की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी। जनता को क्या होगा फायदा? इस फैसले से आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अब लोगों को लाखों रुपए नगद लेकर रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा का खतरा खत्म, चोरी लूट की आशंका खत्म और काम भी पहले से ज्यादा तेज। खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए फैसला राहत भरा माना जा रहा है। ग्रामीण इलाकों की बड़ी चुनौतियां। हालांकि ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं। इंटरनेट की उपलब्धता, डिजिटल जानकारी की कमी और तकनीकी समस्या। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जागरूकता अभियान तेज किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति इस नई व्यवस्था से वंचित न रहे। सरकार की तैयारी और निर्देश। प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। हर कार्यालय में ऑनलाइन भुगतान के लिए पूरी तकनीकी व्यवस्था हो। अधिकारियों को चिताया गया है कि 12 जनवरी के बाद किसी भी हालत में भारी रकम नगद स्वीकार न की जाए। आदेश का उल्लंघन कड़े एक्शन को न्योता देगा। योगी सरकार का यह फैसला केवल एक नियम नहीं बल्कि सिस्टम सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। डिजिटल भुगतान, पारदर्शी व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार। अब रजिस्ट्री होगी आसान, सुरक्षित और पूरी तरह ट्रैक करने योग्य। रजिस्ट्री प्रक्रिया को कैशलेस बनाकर योगी सरकार ने साफ संदेश दिया है, अब व्यवस्था बदलेगी और भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिजिटल इंडिया की यह पहल जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।